हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। तो बच्चों आज क्लास 11 का एक नेम रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेम रिएक्शन वो ऐसा है कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो रिएक्शन का नाम आप देख ही रहे होंगे, क्या लिख के रखे हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसको हम लोग बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं ये जानना जरूरी है। अगर आपको हायर एल्केन्स चाहिए, हायर एल्केन्स चाहिए कहने का मतलब है आपके पास सपोज कीजिए कि अगर एक कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास CH3Cl है, ठीक है, अगर आपके पास CH3Cl है और आप चाहते हैं कि हमको यहाँ से, जैसे कि ये क्या है मेरा, ये क्लोरोमीथेन है या फिर मिथाइल क्लोराइड, जो भी बोलना है आपको, दोनों बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन है या फिर मिथाइल क्लोराइड। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है इथेन में कन्वर्ट करना है, इसको अगर हमको इथेन में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पर डबल कार्बन का कंपाउंड है। मतलब क्या है कि जो जितना नंबर ऑफ कार्बन मेरा था, मेरा सबस्ट्रेट में जितना नंबर ऑफ कार्बन था, अगर उससे ज़्यादा कार्बन चाहिए हमको, तो हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं, ऊर्ज रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों की ऊर्ज रिएक्शन यूज़ कहाँ करना है। अगर हायर एल्केन्स चाहिए तो यूज़ करते हैं ऊर्ज रिएक्शन को। तो अब ये काम करेगा कौन, अपने आप तो होने वाला नहीं है। ये जो रिएक्शन है CH3Cl मतलब क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोइथेन जो है, सॉरी क्लोरोमीथेन, यहाँ से इथेन अपने आप तो नहीं बनेगा, कोई एक कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, रिएजेंट जिसको बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पूरा स्टेटमेंट को पहले देखते हैं, स्टेटमेंट से पता चलेगा सारा कुछ और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऊर्ज रिएक्शन, उसका स्टेटमेंट अगर हम लोग ध्यान में रखें तो सिंपल है स्टेटमेंट, हम तो पूरा स्टेटमेंट लिख के रखें, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ही कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे, क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग क्लियर कर सके। द यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन्स। हायर एल्केन्स कहने का मतलब ये बताएं आपको कि हायर एल्केन्स कहने का क्या मतलब होता है। तो कभी भी अगर हमको ऊर्ज रिएक्शन का अगर हमको एप्लीकेशन आ गया, तो ऊर्ज रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोग इसको हायर एल्केन्स को कन्वर्ट करने में, बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, किससे बनता है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखिए, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल हैलाइड जो वर्ड है वो क्या वर्ड है वो समझिए। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो वर्ड है, यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड को समझाते हैं पहले। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या है कि एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ साथ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। दो वर्ड है तो दो मतलब उसका। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जनरली हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और इस हैलाइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजन मतलब X। और उसमें क्या क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, जिसमें से हम लोग फ्लोरीन को कंसिडर नहीं करेंगे अभी के लिए। ठीक है, फ्लोरीन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो जनरली जो हम लोग यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन में यूज करेंगे एल्काइल हैलाइड में हैलोजन्स, वो कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा और आयोडीन होगा। मतलब कि एग्जांपल ले अगर एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल CH3 मिथाइल, उसके साथ Br लगा दिए तो क्या हो गया, ब्रोमोमीथेन हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखें C2H5 CH, तो ये क्या हो गया, क्लोरोइथेन हो गया। मतलब सिंपल है इसका मतलब कि अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हैलोजन लगा हुआ है तो उसको हम लोग कंबाइंड वे में क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एल्काइल हैलाइड है उसका यूज क्या है ऊर्ज रिएक्शन में, इस एल्काइल हैलाइड को ही हम लोग यूज करते हैं। एल्काइल हैलाइड से ही हम लोग क्या बनाते हैं, हायर एल्केन्स को बनाते हैं। और हम बताएं कि कैटलिस्ट कुछ होना चाहिए, तो कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, बाय ट्रीटिंग विद सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम मेटल होना चाहिए और किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बेसिक से स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, ये रिएक्शन का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको सारा रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए RX लिखा हुआ है, जो RX लिखा हुआ है मतलब क्या है, ये एल्काइल हैलाइड नहीं है। यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड के केस में कुछ भी ले सकते हैं, CH3Cl ले सकते हैं, CH3Br ले सकते हैं, CH3I ले सकते हैं, कुछ भी, तीनों में से आपको जो मर्जी है वो लीजिए। लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग को दो मॉलिक्यूल्स लेना है। हम लोग को क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स लेना है। दो मॉलिक्यूल्स लेना है क्योंकि हम लोग को चाहिए दो मॉलिक्यूल्स, इसीलिए हम लोग दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। और क्या करना है, तरीका, प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो एल्काइल हैलाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड, दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या करना है, दोनों मॉलिक्यूल्स का जो हैलोजन वाला पोर्शन है, हैलोजन वाले पोर्शन को आप रिमूव कर दीजिए और जो बचेगा उसको लिख दीजिए जो प्रोडक्ट। देखिए जैसे यहाँ पर R है, एल्काइल ग्रुप ये और ये वाला एल्काइल ग्रुप, दोनों को जोड़ के क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप जोड़ के क्या हो गया, मेरा एल्केन हो गया। जैसे कि अगर हम CH3 है और CH3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, C2H6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो C2H6 क्या होता है, एक एल्केन ग्रुप होता है। ठीक है,
या फिर इसको हम लोग इथेन बोलते हैं। अगर यहाँ पर C2H5 होता और फिर से यहाँ पर C2H5 होता तो दोनों को ऐड करते तो क्या बन जाता, C4H10 बन जाता। तो C4H10 कहने का मतलब क्या है, ये भी एक तरीके से एल्केन है। तो ये ऊर्ध्व रिएक्शन से हम लोग हमेशा एल्केन्स को ही बनाते हैं। और एल्केन्स कैसा एल्केन, जो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है सबस्ट्रेट से ज्यादा हायर एल्केन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आर आर जो जुड़ रहा है। अब इसके अलावा जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन लेंगे, सपोज अगर यहाँ पर हम लोग X की जगह पर क्लोरीन लेते तो यहाँ पर क्या बन जाता, 2NaCl बनता। अगर क्लोरीन की जगह हम लोग ब्रोमीन लेते तो 2NaBr बनता। और क्लोरीन की जगह पर हम लोग आयोडीन लेते तो यहाँ पर क्या बन जाता हम लोग का, 2NaI बन जाता। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कौन सा हेलोजन एटम को चूज किए हैं, उसके ऊपर हम लोग का प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन का फॉर्मेट है। स्टेटमेंट में उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा ऊर्ध्व रिएक्शन। एक दो एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद से आप लोग और थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लिखें, जैसे कि वहाँ लिए थे, पहले हम क्या करते हैं जनरल रिएक्शन को लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट हम लोग को याद रखना है, ये वाला रिएक्शन हम लोग को याद रखना है। ठीक है, सोडियम मेटल होगा, ये सोडियम मेटल है और ये ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका R+2NaX। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इसका हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है CH3Cl प्लस ClCH3। उल्टा लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मर्जी ऐसे सीधा सीधी लिखना उसमें भी लिख सकते हैं, हम बस ऐसे लिखे हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम मेटल और ये हो जाएगा ड्राई। ठीक है, अब दोनों को क्या बोलें, तरीका सिंपल है कि सिंपल सा इस जो हेलोजन एटम है, दोनों हेलोजन एटम को क्या करना है, रिमूव कर देना है। दोनों हेलोजन एटम को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या दिखेगा हम लोग को, CH3 और ये CH3 जुड़ेगा आके और क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl है तो Cl हो जाएगा। और दो मॉलिक्यूल है तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, सिंपल है। अब क्या है ना कि सबका नाम लिख देते हैं, सबका नाम लिखेंगे। रिएक्शन का जब भी आप रिएक्शन लिखिए तो रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड क्या है, नाम लिखने से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये क्या है हम लोग का, क्लोरोमीथेन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बना है हम लोग का, ये जो कंपाउंड बना है उसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, सोडियम क्लोराइड है ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। लेकिन अब इसमें से MCQ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हम लोग को हायर एल्केन्स मिलता है। हायर एल्केन्स कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार वो चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 1 है। लेकिन जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 2 है। तो अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करना है, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल करना है, तो हम लोग कौन से रिएक्शन को फॉलो करेंगे, हम लोग ऊर्ध्व रिएक्शन को फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आप ऐसे कौन सा रिएक्शन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम लोग आंसर पता होगा, ऊर्ध्व रिएक्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, ऊर्ध्व रिएक्शन का कैटलिस्ट पूछ लेगा आपसे कि अब बताइए कि ऊर्ध्व रिएक्शन में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट का नाम हम लोग को पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल के साथ क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, सपोज आपसे दे देगा यहाँ पर रिएजेंट सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट साइड आपको देगा, बोलेगा कि प्रोडक्ट बना के दिखाइए। तो प्रोडक्ट बनाना भी बहुत सिंपल है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पर सपोज आपसे दे देता है इस तरीके से C2H5Cl प्लस Cl जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस तरीके से लिख के दे, क्वेश्चन में ज़्यादातर केस में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखेगा C2H5Cl और यहाँ पर लिखा रहेगा Na और यहाँ पर लिखा रहेगा ड्राई ईथर। तो आपको ना ये सब समझना है कि Na और ड्राई ईथर कौन सा रिएक्शन में यूज होता था। तो हम लोग पता होना चाहिए कि Na और ड्राई ईथर हम लोग ऊर्ध्व रिएक्शन में यूज करते थे। तो ऊर्ध्व रिएक्शन जो Na और ड्राई ईथर में यूज करते थे तो इसका क्या होता है, कंपाउंड एक हायर एल्कीन बनेगा। तो सिंपली कुछ करना नहीं, हम लोग को C2H5 लिखना है और फिर से क्या कर देना है, C2H5 कर देना है। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन का कंपाउंड पूछ ले कि कंपाउंड कौन सा बनेगा, या फिर बोलेगा कंपाउंड का नाम क्या है। तो हमको पता है कंपाउंड का नाम क्या है हमेशा। और एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी अगर हम लोग ऊर्ध्व रिएक्शन को फॉलो करेंगे तो ऊर्ध्व रिएक्शन में ना हम लोग हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में मिलता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 2 है, ये 2, टोटल कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, 4 हो गया ना। इसके पिछले वाले केस में चले अगर हम लोग, जहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लिए थे
पिछला वाला केस अगर हम देखें यहाँ पर, अगर ये वाला केस देखें तो यहाँ पर देखिए CH3 एक कार्बन था, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 2 है, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखना है, सबसे पहले कैटलिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, कैटलिस्ट नेम। कैटलिस्ट नेम हम लोग को पता होना चाहिए उस रिएक्शन का। तो ये क्या होता है, हम लोग को ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल, ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये सब वर्ड याद रखिएगा ना, तो आप लोग को उस रिएक्शन समझने में, याद रखने में आसानी होगा। डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस तरीके से बोल सकते हैं कार्बन एटम्स। या फिर एक और वर्ड क्या बोले कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। या फिर और क्या बोले कि उस रिएक्शन का एक और पॉइंट क्या याद रखने के लिए बोले कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो रिएक्शन का नेम ही ऑलरेडी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ गया होगा। तो एक और लास्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के साथ हम खत्म करेंगे। हाँ, इसका मैकेनिज्म भी होता है, मैकेनिज्म के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैकेनिज्म के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि सपोज कि यहाँ पर दिया हुआ है C3H7Cl, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा C3H7Cl, और यहाँ पर है सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर। तो C3H7Cl इसका नाम क्या है, इसका नाम सिंपल सा होता है क्लोरो, इसका नाम लिख लेते हैं पहले, क्लोरो प्रोपेन लिख सकते हैं, या फिर प्रोपाइल क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन में आपका, दोनों में से कुछ भी सही है, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन IPAC नेम है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहा है, तो इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत सिंपल है। क्या बोले, ये C, इस C को हटाना है हम लोग को, और बाकी जो बचा है रिमेनिंग पोर्शन को लिख देना है। तो अगर हम उसको रिमूव करें तो क्या दिखेगा हम लोग को, C3H7, फिर से C3H7, और इसके साथ साथ क्या दिख जाएगा, 2Na और Cl लिए हैं तो Cl हो जाएगा, ठीक है, ये Cl हो गया। अब ये जो कंपाउंड बना है, फिर से देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो इवन ही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन है, हमेशा ही इवन मिलेगा। तो C3 और C3 मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल हो गया, 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है, जो कि 6 लिखते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। कार्बन जो है वो 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। और इसका नाम अगर आपसे पूछे तो नाम बताना तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सा नेमिंग है ये। C3 C6 है तो मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। अब कोई बोलता है ना कि ये हेक्सेन क्यों है, मतलब एल्केन्स कैसे बनना है। तो अगर हम लोग जनरल स्ट्रक्चर को बात करेंगे ना, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता है ना, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, इसीलिए एल्केन्स है। तो ये उर्ज रिएक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। क्लास 11th में जो एक क्वेश्चन आता ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से इसका क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इसका स्टेटमेंट पूछ लेगा, या फिर इसका कैटलिस्ट का नाम पूछ लेगा। तो आपको एकदम रिएक्शन को ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दूसरा कोई रिएक्शन क्लास 11 के। जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा ना कि कौन सा रिएक्शन को कवर करना है, उस तरीके से हम उस रिएक्शन को कवर करेंगे। हो सकता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में क्रॉस पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।